हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का दोस्तों। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, क्या आपको इस क्लास में मिलेगा दोस्तों? इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है उसके बारे में बताऊँगा। 1/1 फंक्शन क्या होता है उसके बारे में आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन सभी का ग्राफ बना के, ग्राफ के साथ मैं आपको बताऊंगा कि डोमेन और रेंज कितना इजीली हम इसका निकाल सकते हैं। इसके डोमेन रेंज की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि उसी के बेसिस पे हम फिर ये आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। और प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कैसे निकालते हैं ये तो बताऊंगा ही, इसके साथ वो पूरी की पूरी टेबल आप 1 सेकंड के अंदर कैसे लर्न कर सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं वो ट्रिक भी आपको बताऊंगा। तो सबसे इंटरेस्टिंग तो ये होगा जो आपको मैं विदिन सेकंड बताऊंगा कि उसको कैसे लिख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है। देखिए, इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है। इन्वर्टिबल फंक्शन वो फंक्शन होता है जो 1/1 होता है। ठीक है, कोई भी फंक्शन जो 1/1 होता है उसे इन्वर्टिबल फंक्शन कहते हैं। यानी कि इन्वर्टिबल फंक्शन जो होता है ये 1/1 होता है। क्या होता है? 1/1 होता है। क्लियर है आप लोगों को? और इन्वर्टिबल फंक्शन अगर होगा तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, यूनिक इन्वर्स होता है उसका। क्या? यूनिक इन्वर्स। ठीक है, एक ही इन्वर्स होगा, यूनिक इन्वर्स होगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल है, कोई भी फंक्शन अगर इन्वर्टिबल, जैसे f, एक फंक्शन f है और ये इन्वर्टिबल है, तो इसका मतलब इसका इन्वर्स होगा f इन्वर्स। इस तरीके से लिखा जाएगा f इन्वर्स। आप लोग समझ रहे हैं? एक फंक्शन f है जो कि इन्वर्टिबल है, 1/1 है तो इन्वर्टिबल होगा। 1/1 क्या होता है मैं बताऊँगा। तो इसको हम f इन्वर्स लिख सकते हैं, इसका इन्वर्स ही है। अब देखिए क्या होगा, इसका जो डोमेन होगा, f का जो डोमेन होगा वो इसका क्या बन जाएगा? रेंज। वो इसका क्या होगा? रेंज होगा। और इसका जो रेंज होगा वो इसका क्या होगा? डोमेन। तो ये आपको समझने की बात है, ये आपको समझना पड़ेगा। जो इसका रेंज होगा वो इसका डोमेन होगा, जो इसका डोमेन होगा वो इसका रेंज होगा। तो आइए अब बात करते हैं। आप लोगों को मैं फटाफट बता देता हूँ 1/1 क्या होता है। जब मैं आपको ये रिलेशन फंक्शन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में समझाऊंगा। बस थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि 1/1 क्या होता है। देखिए 1/1 क्या होता है, अभी मैं बता रहा हूँ 1/1 क्या होता है। 1/1 फंक्शन क्या होता है मैं अभी बता रहा हूँ। 1/1 फंक्शन क्या होता है। मान लीजिए एक सेट A है और एक दूसरा सेट B है। इसमें एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, या ऐसे लिखो कि इसमें है ABC, इसमें ABC है एलिमेंट, और इधर है 1 2 3 4। ठीक है, तो देखिए क्या होता क्या है यहाँ पे। इसका जो ये होता है इमेज ए का इमेज, इस ए के एलिमेंट का इमेज बी में होता है। ठीक है, और बी के एलिमेंट का ये क्या होता है? प्री इमेज होता है। क्या होता है? प्री इमेज होता है। ये तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, ए के जो एलिमेंट होते हैं वो डोमेन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यानी कि इसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा A, B, C। ए के एलिमेंट डोमेन कहलाते हैं और B के एलिमेंट क्या कहलाते हैं? B के एलिमेंट कहलाते हैं कोडोमेन। क्या कहलाते हैं? कोडोमेन। B के एलिमेंट कहलाते हैं कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या होगा? 1 2 3 4। तो रेंज क्या होता है दोस्तों? ये तो हो गया डोमेन, ये हो गया कोडोमेन। तो रेंज क्या होगा? तो उसको समझो जरा, रेंज क्या होगा। मान लो इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ है और इसका रिलेशन 4 के साथ है। ठीक है, यानी कि 1 का रिलेशन, 2 का रिलेशन, 4 का रिलेशन है, ये 3 बच गया है। तो जिसका रिलेशन होता है, जिसका प्री इमेज होता है, डेट मीन जिसका प्री इमेज होता है, जिस एलिमेंट का बी के जिस एलिमेंट का प्री इमेज होता है उसे रेंज कहते हैं। तो रेंज क्या होगा? बी की बात होगी, बी वाले में ही। तो रेंज हो जाएगा 1 2 4। तो ये तो मैंने आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू बता दिया आपको। आइए फटाफट 1/1 की बात करते हैं। देखिए
अब ए का कितने इमेज बन रहा है, ए का सिर्फ एक ही इमेज बन रहा है, ए का सिर्फ एक इमेज बन रहा है, बी का भी सिर्फ एक इमेज बन रहा है, और सी का भी सिर्फ एक इमेज बन रहा है। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं 1 1। क्या बोलते हैं ऐसे फंक्शन को? 1 1 बोलते हैं। ठीक, अब आते हैं ऑन टू क्या होता है। देखिए मैं इसी में आपको समझा दूँ ऑन टू क्या होता है। यहाँ पे देखिए क्या है कि इसमें 1 का इमेज है, 2 का इमेज है, 1 का प्री इमेज है, 2 का प्री इमेज है, 4 का प्री इमेज है, लेकिन यार ये 3 बच गया, ये 3 बच गया। तो ऐसे फंक्शन में जिसमें ये बच जाता है एक एलिमेंट, बी में कोई एक एलिमेंट बच जाए जिसका कोई प्री इमेज ना हो, तो इसको इनटू बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इनटू। इसको क्या बोलते हैं? इनटू। यानी ये 1 1 इनटू है, 1 1 इनटू है। तो अब 1 1 ऑन टू क्या होगा? अब अगर ये 3 यहाँ पे नहीं होता, 3 अगर मैं यहाँ से मिटा दूँ, 3 यहाँ पे सपोज़ है ही नहीं, 3 यहाँ पे सपोज़ है ही नहीं, मतलब इसके सारे एलिमेंट का, बी के सारे एलिमेंट का प्री इमेज है, बी के सारे एलिमेंट का प्री इमेज है, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं ऑन टू। तो अब ये हो जाएगा 1 1 ऑन टू, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो ये अब हमारा हो गया 1 1 ऑन टू फंक्शन। समझ गए आप लोग? एक सेट ए के एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, 1 1 हो गया। सेट बी के हर एक एलिमेंट का एक प्री इमेज होना चाहिए, ऑन टू हो गया। तो जो 1 1 ऑन टू होता है, जो भी फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है वो इन्वर्टिबल होता है। क्लियर? आइए अब आपको बताते हैं डोमेन और रेंज। तो डोमेन और रेंज के लिए मैं यहाँ पे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक सभी का एक बार ग्राफ बनाता हूँ, आप लोगों को वो ग्राफ समझना पड़ेगा। ठीक, देखिए बोर्ड पे आपके सामने y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ है, y इक्वल टू टैन एक्स का ग्राफ है और y इक्वल टू कॉट एक्स का ग्राफ है। मतलब अभी मैंने आपके सामने 4 ग्राफ बनाए हैं, साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टैन एक्स का और कॉट एक्स का। इन ग्राफ को देख के हम समझेंगे कि इनका डोमेन और रेंज क्या होगा और उसे हम नोट भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम साइन की बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइन, और साइन एक्स का मुझे चाहिए डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे कॉस का। चलिए देखिए ग्राफ को देखो, साइन की जो देखो ग्राफ को देखो और कैसे निकालते हैं उसको ज़रा समझो। ये देखो साइन 0 कितना होता है? साइन 0 0 होता है। ये 90 π/2 मतलब 90। साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। और साइन 180 0 होता है। साइन 270 -1 होता है। देखो मैक्सिमम ये वाई एक्सिस पे मैक्सिमम 1 से और -1 के बीच में है ये ग्राफ, वाई एक्सिस पे। जब हम रेंज की बात करते हैं तो वाई एक्सिस पे देखने हैं, और जब हम डोमेन की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस को देखते हैं। देखिए सिंपल वे ये है कि आप पहले डोमेन की बात करो तो एक्स एक्सिस को ऐसे से कट करो, ऐसे से लाइनें खींचो। तो तुम जब ऐसे से लाइनें खींचोगे तो ये हर जगह ग्राफ को कट करेगा। जैसे मैंने ऐसे लाइन खींचा तो इसने यहाँ पे कट किया, मैं दूसरी लाइन खींचूंगा तो इसने यहाँ पे कट कर दिया, तीसरी लाइन अगर खींचूँ तो देखो यहाँ पे कट किया। तो ये पूरा इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक हर जगह ये इस ग्राफ को कट करेगा। तो इससे ये पता चलता है कि साइन इसका ग्राफ हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, उसका डोमेन हो जाएगा। सो डोमेन हो गया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और कभी भी इस पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगता, हमेशा इस पे स्मॉल ब्रैकेट लगता है, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता, ओपन ब्रैकेट लगता है। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है। और इसी को लिखते हैं आर, इसी को आर मतलब रियल नंबर। माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स को रियल नंबर कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका डोमेन हो गया आर, डोमेन हो गया आर मतलब रियल नंबर हो गए, मतलब माइनस इन्फाइनाइट से लेके प्लस इन्फाइनाइट तक। अब जब हमें इसका क्या निकालना है? रेंज। तो रेंज के लिए अब हम वाई एक्सिस पे कट करेंगे। देखिए हम वाई पे ऐसे लाइन खींचूंगा, वही सेम मैं लाइन खींचने जा रहा हूँ ऐसे, कहीं नहीं कट किया ग्राफ को, यहाँ भी नहीं कट करेगा, यहाँ भी नहीं कट करेगा, यहाँ भी नहीं कट करेगा। लेकिन जब मैं 1 पे आऊँगा, तो ये इस ग्राफ को कट करेगा। इसी तरीके से 1 और -1 के बीच में तो कट करेगा, लेकिन जब मैं इधर आऊँगा तो फिर से ग्राफ को कहीं पे कट नहीं करेगा। तो इसका मतलब इसका जो होगा -1 से लेके 1 तक होगा, -1 से लेके 1 तक होगा। पहले हमेशा नेगेटिव वाला लिखा जाता है, बाद में पॉजिटिव वाला, मतलब -1 से लेके +1 तक इसका रेंज हो जाएगा। और ये क्लोज ब्रैकेट होगा क्योंकि 1 को कंसिडर किया जा रहा है। यहाँ 1 पे
ग्राफ, ये 1 को कंसीडर किया जाएगा, 1 को लिया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से कॉस का ग्राफ है। कॉस के ग्राफ में भी हम कहीं भी लाइन खींचेंगे, कहीं भी अगर हम एक्स एक्सिस पे, ये आगे चलता जाएगा ग्राफ, कहीं भी हम अगर लाइन खींचेंगे तो हर जगह ये ग्राफ को कट करेगा। तो डोमेन क्या हो गया, आर, मतलब रियल नंबर हो गया, और रेंज वही -1 से +1 के बीच में, तो -1 से +1 के बीच में, ठीक है। आप लोग समझ में आए? ग्राफ को देखिए, ग्राफ को देख के समझ, cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, cos 180 -1 होता है, क्योंकि देखो 180 पे ये 180 है, 180 पे यहाँ पे आके मिल रहा है, मतलब ये -1 होता है। और cos 270 0 होता है, cos 360 1 होता है। तो इस तरीके से आप जो है सारी वैल्यूज़ को भी यहाँ से इस ग्राफ को देख के समझ सकते हैं। फिलहाल मुझे डोमेन रेंज निकालना है। अब हम बात कर लेते हैं tan और cot की। tan x का और cot x का डोमेन रेंज क्या होगा, ठीक है। डोमेन और रेंज देखिए, अब ये है ग्राफ tan x का। देखो जैसे ये 0 है, ये 0 है, tan 90 कितना होता है, इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट को जा रहा है और ये माइनस इनफाइनाइट को जा रहा है। ये कभी भी इस ग्राफ, इस लाइन को टच नहीं करेगा। ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, इस लाइन को ये ग्राफ कभी भी टच नहीं करेगा। इन्फिनिटी तक इसके साथ जाएगा, लेकिन कभी भी इसे कट नहीं करेगा, टच नहीं करेगा, ध्यान रखना आप लोग। तो इसीलिए tan 90 जो होता है वो प्लस इनफाइनाइट होता है, लेकिन tan -90 इस तरफ -π/2 यानी -90 है, तो ये माइनस इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो इसलिए ये वैल्यूज़ को नहीं लिया जाएगा। जब हम ऐसे ग्राफ खींचेंगे, ऐसे हम अब डोमेन अगर हमें देखना है तो हम ऐसे लाइन खींचेंगे, एक्स एक्सिस पे ऐसे लाइन खींचो, कट कर रहा है, कट कर रहा है, कट कर रहा है, कट कर, लेकिन यहाँ पे आके नहीं कट करेगा, इस लाइन पे नहीं कट करेगा, π/2 पे नहीं कट करेगा, -π/2 पे नहीं कट करेगा, 3π/2 पे नहीं कट करेगा। तो जहाँ जहाँ नहीं कट कर रहा है वहाँ वहाँ की वैल्यूज़ को छोड़ दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। तो कहाँ कहाँ नहीं कट कर रहा है, π/2 को नहीं कर रहा है, 3π/2 को नहीं कर रहा है, इसी तरीके से 5π/2 को नहीं कर रहा है टच, ठीक है। वापस आएंगे इधर, तो ये -π/2 -3π/2, इस जगह पे ये कट नहीं कर रहा है, यानी यहाँ पे इसका डोमेन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसको हम वैसे कॉमन फॉर्म में लिखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं, 2n+1 π/2, 2n+1 π/2। यहाँ पे n क्या है, इंटीजर है, n क्या है, इंटीजर है। कैसे, आप अगर यहाँ पे n की वैल्यू 0 रख दो, n की वैल्यू 0 रख दोगे तो ये आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो हो जाएगा π/2, ये आ जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू 1 रख दो तो 2 1 जा 2, 2 और 3, 3/2 पाई, तो ये आ गया। 2 रखोगे तो 2 2 जा 4 और 1 5, 5/2 पाई। इस तरीके से -1 करोगे तो -π/2 आ जाएगा। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, मतलब ये छोड़ दिया जाएगा, इसको हमें छोड़ना है ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोमेन r माइनस उसको छोड़ना पड़ेगा अब हमें, 2n+1 π/2, 2n+1 π/2, ये हमें छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। r माइनस 2n+1 π/2। अब देखिए रेंज क्या होगा, रेंज के लिए y एक्सिस पे कट करो, यहाँ पे ग्राफ कट करेगा, है ना, हर जगह कट करेगा, यहाँ पे भी कट करेगा, यहाँ पे भी कर रहा है ना, देखो ये यहाँ पे इसे कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, यहाँ खींचोगे तो भी कट करेगा। तो यानी कि y एक्सिस में -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक है। तो इसका रेंज हो गया r, r मतलब रियल नंबर, ये ऊपर जो लिखा है ये रेंज है, r मतलब रियल नंबर, ठीक। इसी तरीके से कॉट की बात करते हैं। कॉट का ग्राफ क्या है, देखिए कॉट का ग्राफ आपके सामने यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, अब ये देखो, ये पाई पे, ये जो पाई वाली लाइन है, इसे नहीं, इसे ये टच नहीं करेगा, 0 को नहीं टच करेगा, यहाँ पे नहीं कर रहा है। ये देखो यहाँ पे -π को नहीं टच करेगा, ये देखो ये 2π वाली लाइन, ये 2π वाली लाइन को टच नहीं करेगा। इसी तरीके से यहाँ पाई वाली लाइन को, तो कहाँ नहीं, 0 को नहीं कर रहा है, पाई को नहीं कर रहा है, 2π को नहीं कर रहा है, इसी तरीके से -π -2π। तो इसको सिंपल वे में लिख देंगे nπ, क्या लिख देंगे, और यहाँ पर भी n क्या हो जाएगा, इंटीजर्स होंगे ये सब, ठीक है। n यहाँ पे क्या होगा, इंटीजर्स, क्योंकि n की वैल्यू आप 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, 1 रखोगे तो पाई आ जाएगा, 2 रखोगे तो 2π आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसका डोमेन क्या हो जाएगा,
इसका डोमेन हो जाएगा आर में से इसे माइनस करना पड़ेगा, आर माइनस एन पाई, ठीक है, आर माइनस एन पाई हो जाएगा। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज तो वही रहेगा, आप इधर क्रॉस कर रही है, इसको कट करेगा, हर जगह कट करेगा, कहीं भी आप लाइन खींचोगे हर जगह कट करेगा, तो रेंज क्या हो जाएगा, आर, रेंज हो जाएगा आर। तो इस तरीके से ग्राफ को देखकर, ये देखो ग्राफ आपके सामने ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ को देखकर हमने कितना इजीली निकाल दिया कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। आइए फटाफट बात करते हैं कॉसेक और सेक का भी ग्राफ देखते हैं। देखिए अब आपके सामने बोर्ड पे जो है कॉसेक एक्स और सेक एक्स का ग्राफ है, y इक्वल टू सेक एक्स, कॉसेक एक्स और सेक एक्स का ग्राफ है। अब आइए इस ग्राफ को समझते हैं और हम इसकी भी डोमेन और रेंज लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉसेक एक्स का डोमेन यहाँ पे लिख देंगे और सेक एक्स का डोमेन यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। देखो ग्राफ को देखो, ग्राफ को समझने की कोशिश करो। आप देखो जब क्या करते हैं हम कि जब हमें डोमेन निकालना है तो हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे लाइन खींचेंगे। देखिए ऐसे से लाइन खींचेंगे तो हर जगह कट करेगा, लेकिन यहाँ पे ये देखो, ये इस पॉइंट पे इसे कट नहीं करेगा, ये यानी 2 पाई पे कट नहीं करेगा, यहाँ पे भी नहीं कट करेगा, नहीं पाई पे भी कट नहीं करेगा, यहाँ 0 पे भी कट नहीं करेगा, इधर आ गए तो माइनस पाई, ये माइनस पाई पे भी नहीं कट करेगा। तो हर जगह कट करेगा। अगर हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाइन खींचेंगे तो हर जगह कट करेगा, लेकिन इन पॉइंट्स पे कट नहीं करेगा। तो जिनको मैंने अभी पहले भी बताया था, इनको हम एन पाई बोल देंगे। क्या बोल देंगे, एन पाई, जहाँ पे एन क्या होगा, इंटीजर होगा। अभी मैंने पहले भी ये बात आपको बताई थी। तो इसका डोमेन क्या होगा, कॉसेक एक्स का डोमेन हो जाएगा आर माइनस एन पाई। क्या हो जाएगा, आर माइनस एन पाई। ये इसका डोमेन हो गया आर माइनस एन पाई। रेंज क्या होगा इसका, ये पाई है। देखिए रेंज क्या होगा, रेंज के लिए अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से लाइन खींचेंगे, ऐसे वाई एक्सिस के लॉन्ग लाइन खींचेंगे। तो ये माइनस, ये 1 और -1 के बीच में ग्राफ है ही नहीं। ये ग्राफ -1 और 1 के बीच में जब है ही नहीं तो कहाँ से वहाँ पे कट करेगा। तो ये हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा आर माइनस, हमें ये इसमें से हटाना पड़ेगा, -1 से लेकर 1 तक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आर माइनस -1 से लेकर 1 तक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या समझा रहा हूँ। 1 और -1 को इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाया गया है। यानी कि इसके डोमेन में 1 और -1 नहीं आएंगे। 1 से बड़ा होता है, -1 से छोटा होता है। 1 और -1 को कंसीडर नहीं करते हैं। आइए फटाफट इसको देखते हैं, इस ग्राफ को देखते हैं। सेक एक्स का ग्राफ देखते हैं यहाँ पे। अब सेक एक्स का ग्राफ कहाँ, ये देखो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा ये, क्योंकि ये इसे टच नहीं करेगा। ये है क्या है, ये π/2। यहाँ पे देखिए आप π/2 पे टच नहीं करेगा। इधर चले गए तो -π/2 पे, तो इस तरीके से आगे हो जाएगा 3π/2, ठीक है, 3π/2 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, -3π/2 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया 2n + 1 π/2। ये वो वाला केस आ गया, 2n + 1 π/2। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा r में से ये हटाना पड़ेगा, r माइनस 2n + 1 π/2। इसका डोमेन ये हो गया। अब रेंज क्या होगा, रेंज के लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसे लाइन खींचेंगे वाई एक्सिस के लॉन्ग, ये हर जगह कट करेगा कर्व को, लेकिन -1 से और 1 के बीच में कट नहीं करेगा, तो इसे हटाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा r -1 से लेके 1 तक। इसमें भी 1 और -1 वैल्यू नहीं आती, इसमें भी वैल्यू जो है 1 और -1 नहीं आती है। तो हमें जो है यहाँ पे इन सभी फंक्शंस का ग्राफ के थ्रू डोमेन और रेंज हमें पता चल गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए, अब इम्पॉर्टेंट बात अब शुरू होगी यहाँ पे, जो मैं समझाने जा रहा हूँ। मैंने बताया था आपको कि इन्वर्टिबल फंक्शन जो होगा, साइन कॉस, ये इन्वर्टिबल फंक्शन वो होते हैं जो 1 1 ऑन 2 होते हैं। साइन कॉस टैन कॉट सेक, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं,
ये हर जगह जनरली ये इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होते हैं, मतलब हर जगह ये इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होते हैं। कुछ फिक्स डोमेन का कुछ फिक्स पोर्शन होता है, कुछ एरिया रिस्ट्रिक्ट होता है, डोमेन के कुछ एरिया रिस्ट्रिक्ट होता है जहाँ पर कि ये 1/(1)(2) की प्रॉपर्टी को शो करता है। तो उसी पर्टिकुलर एरिया के लिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। आप समझ रहे, उसी पर्टिकुलर पार्ट के लिए। जैसे हमने बोल दे कि रोड जा रही है कोई स्ट्रेट, जब स्ट्रेट रोड रहेगा तो वहीं पे इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। भाई रोड पे मोड़ भी आएगा तो यानी मोड़ वाले एरिया को, मोड़ वाले पार्ट को हमें छोड़ना पड़ेगा। फिर जब स्ट्रेट आ जाएगा तो वहाँ पे फिर से उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर जब मोड़ आएगा तो फिर से इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये थोड़ा सा एक एग्जाम्पल मैंने दिया है। तो इस तरीके से क्या होगा, अब आपको वही तो जानना है कि वो डोमेन का वो कौन सा पार्ट है, डोमेन का वो कौन सा पार्ट है जिसके लिए ये इसका इन्वर्टिबल फंक्शन एग्जिस्ट, ये दोनों मतलब ये सब फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएंगे और इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। वो कौन सा पार्ट है वही तो जानना है यहाँ पे। आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अब हम लिखने जा रहे हैं साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स और कॉसेक इन्वर्स एक्स। सबसे पहले तो आप इसी अरेंजिंग ऑर्डर में आप लिखेंगे साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। सबसे पहले तो इसी अरेंजिंग ऑर्डर में लिखोगे, ये ध्यान रखना आप। हम इसका लिखना चाहते हैं डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज। देखिए इसके जो हमने ये सब फंक्शन निकाला अभी, साइन कॉस एक्स, ये सब जो हमने फंक्शन निकाला, इन सब के रेंज में कोई दिक्कत नहीं। जो रेंज है वो रेंज वही रहेगा, रेंज में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये इन्वर्टिबल फंक्शन हमें देखना है तो कहाँ देखना है, डोमेन में देखना है। कहाँ फोकस करना है, डोमेन पे फोकस करना है। तो रेंज पे कोई चेंज नहीं होगा, रेंज वही रहेगा। फंक्शन वो जितना वाई एक्सिस में जा रहा है उतना ही जाएगा। तो अब इसका अगर ये इन्वर्स होगा तो जो इसका रेंज है वो इसका डोमेन हो जाएगा। तो साइन का रेंज क्या है, साइन का रेंज है -1 से 1, तो ये इसका डोमेन बन जाएगा -1 से 1। ठीक, कॉस का रेंज क्या है, -1 से 1, तो ये इसका डोमेन बन जाएगा -1 से 1। टैन का रेंज क्या है, r, ये इसका डोमेन बन जाएगा। कॉट का रेंज क्या है, r, तो ये कॉट इन्वर्स का डोमेन बन जाएगा। कॉसेक का रेंज क्या है, ये r -1 से 1, तो ये इसका डोमेन बन जाएगा। और इसका क्या है, r -1 से 1, तो इसका डोमेन बन जाएगा। तो यार हमने बड़ी इजीली, बड़े क्लियरली ये इन्वर्टिबल जो इन्वर्स है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, इनका डोमेन तो हमने बड़े इजीली निकाल लिया, फटाफट निकाल लिया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब इसका रेंज निकालने के लिए हमें वो पोर्शन चाहिए जिस पोर्शन पे ये 1/(1)(2) की प्रॉपर्टी को शो करेंगे, साइन कॉस एक्स ये सब। तो जिस पोर्शन के लिए, डोमेन के जिस पार्ट के लिए ये 1/(1)(2) की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, उस पार्ट को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। क्या बोलते हैं उसको, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। तो इसको रेंज बोलो या फिर इसको हम बोलते प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो ये जो रेंज होता है एक्चुअल में इसे हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोलते हैं। तो हमें इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पता करना है। क्या पता करना है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ इसका, इन सभी का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है। साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है -π/2 से π/2 तक। क्लोज ब्रैकेट होगा, -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट होगा। इसका अभी मैं आप लोगों को ट्रिक भी बताऊंगा, इसका बड़ा सिंपल ट्रिक बताऊंगा, बड़ी इजीली आपको ये टेबल याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं, मैं बता दूंगा, ट्रिक समझ में आ जाएगा। कॉस का होता है 0 से π, टैन का होता है ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2। कॉट इन्वर्स का होता है, ये इन्वर्स है, कॉट इन्वर्स का हो जाएगा ओपन ब्रैकेट 0 से π। सेक इन्वर्स का क्या हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट 0 से π, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा -π/2 करना पड़ेगा। और कॉसेक का हो जाएगा -π/2 से π/2, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 0 को हटाना पड़ेगा, 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता ये।
तो ये मैंने वो वैल्यू बता दी, मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस रेंज में जो साइन एक्स होगा, इस रेंज में जो साइन -π/2 से π/2 के बीच में जो साइन एक्स होगा वो 1/2 होगा, है। तो इसलिए उसका इन्वर्स यहाँ पे एग्जिस्ट किया और इस इन्वर्स की यहाँ पे हमने रेंज पता कर ली कि इसका ये रेंज होगा भाई, ठीक है। इसी तरीके से कॉस 0 से पाई के बीच में कॉस जो है 1/2 के फंक्शन को 1/2 की प्रॉपर्टी को शो करता है 0 से पाई के बीच में। तो कॉस इन्वर्स का जो रेंज हो गया 0 से पाई हो गया। इसी तरीके से ये -π/2 से +π/2 tan इन्वर्स का हो गया, कॉट इन्वर्स का हो गया। तो ये सब हमने लिखा, ठीक है। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, जरा ध्यान से सुनिएगा। साइन इन्वर्स एक्स या कॉस इन्वर्स एक्स या tan इन्वर्स एक्स जो भी मैं बोलूँगा, इनका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है यानी रेंज, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है यानी रेंज, वो एक्चुअल में साइन एक्स का डोमेन का, साइन एक्स या कॉस एक्स या टैन एक्स के डोमेन का वो पार्ट होता है जिसमें साइन एक्स जो होता है 1/2 की प्रॉपर्टी को शो करता है। फिर से बोल रहा हूँ, फिर से सुनिए। साइन इन्वर्स एक्स यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यानी जो रेंज होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन का वो पार्ट होता है, ठीक है। वो रेस्ट्रिक्ट एरिया होता है जिसमें वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1/2 की प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। ये हुई बात। अब इसको याद कैसे करें, अब समझ में नहीं आ रहा है कि हमने ये टेबल, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, टेबल तो हमने बना लिया, अब इस टेबल को याद करना एक समस्या है, ठीक है। देखिए मैं मिटा के दोबारा लिखूँगा इसको, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको इसमें हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक का जो रेंज होता है वही इसका डोमेन हो गया। तो मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ये हमें ये कैसे याद होगा, हमें काम तो इस पर करना है, ये कैसे याद होगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो मैं आपको फटाफट बताता हूँ इसका एक ट्रिक। वो ट्रिक देखो, अब आप समझो, उस ट्रिक को देखो और समझो, ज़रा ट्रिक को देखो और समझो ध्यान से। मैं यहाँ पे लिखूँगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और मैं यहाँ पे उसका बता रहा हूँ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो आप सबसे पहले ज़रा हम समझो, मैं लिख रहा हूँ साइन इन्वर्स एक्स, अभी मैं कॉस को छोड़ रहा हूँ, फिर मैं लिख रहा हूँ टैन इन्वर्स एक्स, फिर मैं इन दोनों को छोड़ रहा हूँ, कॉट को सेक को दोनों को, फिर मैं लिख रहा हूँ कॉसेक इन्वर्स एक्स, ठीक। साइन को ले रहे हैं तो कॉस को लेना पड़ेगा और इसके साथ एक टैन आ जाएगा साथ में, ठीक है। अब देखो हर जगह यहाँ भी होगा -π/2 से π/2, यहाँ भी होगा -π/2 से π/2 और यहाँ भी होगा -π/2 से π/2, ठीक। यहाँ पे होगा क्लोज ब्रैकेट, यहाँ होगा ओपन ब्रैकेट और यहाँ भी होगा क्लोज ब्रैकेट। लेकिन इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 2 बार क्लोज ब्रैकेट होगा, इससे इसमें से कुछ हमें माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करेंगे? 0। क्या माइनस करेंगे? 0। वो 0 कैसे याद रखेगा, दिमाग में कैसे फिट रहेगा हमारे दोस्तों? कॉसेक में ये ओ आता है, कॉसेक में ये एक ओ आता है, इस ओ से दिमाग में फिट कर लो कि यहाँ पे -0 करना पड़ेगा, इस ओ से दिमाग में फिट कर लो कि यहाँ पे -0 करना पड़ेगा, ठीक। अब मैं बात कर रहा हूँ कॉस इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स और सेक इन्वर्स एक्स की। आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि ये सब आपको बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ पे मिलने वाला है, मज़ा आने वाला है। कॉस इन्वर्स एक्स इन सभी में होता है 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई। वही काम क्या, यहाँ क्लोज ब्रैकेट, यहाँ ओपन ब्रैकेट, यहाँ भी क्लोज ब्रैकेट। अब 2 बार क्लोज ब्रैकेट लग गया तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा कुछ, क्या, π/2। अब आप बोलोगे ये कभी कभी हमारे दिमाग से मिस हो सकता है ना कि π/2 कैसे हम ले, यहाँ पे π/2 को कैसे याद करें। चलो ये 0 तो याद हो गया, इस ट्रिक से 0 याद हो गया, π/2 कैसे यार? सेक और कॉसेक जो होते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, सेक और कॉसेक एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट मतलब 90 डिग्री, दोनों को ऐड करके 90 होना चाहिए, दोनों का एंगल ऐड करके 90 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर 0 है तो यहाँ 90 ही तो होगा, तो इसलिए π/2, और इसको π/2 ही तो बोलते हैं 90 डिग्री को, π/2 रेडियन ही तो कहते हैं।
तो इस तरीके से आप इस π/2 को भी याद कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी ही मिलेंगे पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और पूरा अच्छे से ट्रिक को माइंड में फिट कर लो। थैंक यू वेरी मच।